नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। रेलवे एग्जाम बाय एसएसजी गुरुकुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आरपीएफ कांस्टेबल का जो पहले शिफ्ट का एग्जाम हुआ था उसमें मैंने आपको मैक्सिमम क्वेश्चन बता दिए थे जीके जीएस के, लेकिन जो शिफ्ट 2 का एग्जाम हुआ है इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जान नहीं पाए हैं, लेकिन मैंने काफी कुछ जानने की कोशिश करी है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और देखिएगा, सभी लोगों को अपनी अपनी शिफ्ट का एग्जाम कठिन लगता है और जो दूसरे लोग हैं उनको आपकी शिफ्ट का एग्जाम सरल लगता है। ये एक धारणा बन चुकी है कि आपकी शिफ्ट में जो भी एग्जाम पूछे गए हैं, जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप जब बताते हैं तो जिसका पेपर नहीं हुआ है उसको लगता है अबे सारे सरल क्वेश्चन तो इसी के में पूछ लिए गए, हमारे में कठिन आएंगे, है ना। और जो क्वेश्चन जो पेपर दे चुका है फर्स्ट शिफ्ट में उसको लग रहा था कि उसकी शिफ्ट में कठिन आए हैं, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में सरल आ गए हैं, जबकि ऐसा है नहीं। वह है ना, बराबर बराबर पेपर बनाया जा रहा है। बेस्ट अटेम्प्ट की बात की जाए तो किसी भी विद्यार्थी से पूछकर देखेंगे तो कोई भी 95 के आसपास ही रहेंगे। 90 से 100 के बीच में ही जो बेस्ट विद्यार्थी हैं वो 90 से 100 के आसपास ही बताएंगे। अब फेंकने के लिए तो 120 में से 120 भी लोग करके आए हैं, वो अलग बात है ना। तो मैथ बड़ी कैलकुलेशन बेस्ड फर्स्ट शिफ्ट में भी थी और सेकंड शिफ्ट में भी कैलकुलेशन बेस्ड है ना। लोग कह रहे हैं सर हो जाएगा, करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन बहुत टाइम टेकिंग है, तो इसको हम लोग मॉडरेट टू हार्ड में रखेंगे। जीएसजी के इजी टू मॉडरेट आ रही है, रीजनिंग इजी टू मॉडरेट आ रही है ना, लेकिन रीजनिंग टाइम टेकिंग है, ये भी थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। बेस्ट अटेम्प्ट फिर से हम लोग सेकंड शिफ्ट का 90 प्लस ही रखेंगे, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं सबसे पहले हम लोग रीजनिंग के। तो रीजनिंग के वो मोटे मोटे टॉपिक जो विद्यार्थियों को लगे कि इन्हीं पर सबसे ज्यादा फोकस करना है, किन पर? रैंकिंग और सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट के साथ ही वो रैंकिंग वाला चैप्टर आ रहा है। लगभग अकेले उसी से 4 से 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जी हाँ, अकेले रैंकिंग और सीटिंग अरेंजमेंट से ही 4 से 5 प्रश्न आ रहे हैं। क्लासिफिकेशन से 3 से 4 प्रश्न, एनालॉजी से 2 से 3 प्रश्न और सीरीज से 3 से 4 प्रश्न। यानी कि अगर आपकी कोई सीरीज फंस जाती है तो फंसी जाएगी, फिर टाइम टेकिंग हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा ज्यादा अगर आपको नंबर लाने हैं तो ये वाले पार्ट आपको फोकस करने चाहिए, सीटिंग अरेंजमेंट वाले पे, क्लासिफिकेशन पे, एनालॉजी पे, सीरीज पे। बाकी ब्लड रिलेशन हो या फिर कोई अन्य चैप्टर हो, सबसे एक एक दो दो प्रश्न है। जैसे ब्लड रिलेशन से 2 प्रश्न है, वेन डायग्राम से 2 प्रश्न है, अरिथमेटिकल ऑपरेशन या मैथमेटिकल ऑपरेशन से 2 से 3 प्रश्न है, कोडिंग डिकोडिंग से 2 प्रश्न है, डायरेक्शन डिस्टेंस से 2 प्रश्न है। बाकी सबसे 2 प्रश्न पूछे गए। जैसे मिरर इमेज से 1 प्रश्न था, मिरर इमेज से बच्चों 1 प्रश्न था, है ना। तो बाकी इन सबसे तो सबसे तो जो फोकस करने वाले टॉपिक है वो सीटिंग अरेंजमेंट, क्लासिफिकेशन, एनालॉजी और सीरीज वाला पार्ट है, इसको थोड़ा सा फोकस करके चलिएगा। मैथ की बात बताई जाए, मैथ को हम लोग इजी में रख ही नहीं रहे हैं, बच्चे कोई बता ही नहीं रहा, कह रहा धुआं फाड़ एकदम से पेपर है मैथ का। तो मैथ कैलकुलेटिव है। और आप देखेंगे सीआई एसआई, पहले आपको पता होना चाहिए था सीआई के क्वेश्चन बहुत रेयर शब्द रेयर के से पूछे जाते हैं, लेकिन इस बार सीआई और एसआई के ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें एसआई की मात्रा ज्यादा है, सीआई की मात्रा कम है। तो हर शिफ्ट में इसके 5 से 6 प्रश्न, 5 से 6 प्रश्न मिलाकर आ रहे हैं। टाइम एंड वर्क के 2 से 3 प्रश्न आ रहे हैं, ट्रेन के 3 प्रश्न थे इसमें, मेंसुरेशन के 2 से 3 प्रश्न थे, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट दोनों चैप्टर को मिला के 2 प्रश्न थे, प्रॉफिट लॉस के 2, डिस्काउंट के 2, तो टोटल 4 प्रश्न हो गए। सिंप्लीफिकेशन के 3 प्रश्न थे, एलसीएम एचसीएफ के 1 प्रश्न, एवरेज से लगभग 2 प्रश्न। ये मोटी मोटा हमने आपको बता दिया। जीके जीएस की बात की जाए तो जीके जीएस में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन थे। डीपीएसपी से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, फर्स्ट शिफ्ट में भी थे, सेकंड शिफ्ट में भी है। तो डीपीएसपी से क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। पहले पूछा गया था डीपीएसपी किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक था। इस बार पूछा गया है ना, 2 क्वेश्चन डीपीएसपी से थे कि अनुच्छेद 45 का संबंध किससे है और निम्न में से कौन से डीपीएसपी नहीं है। और उसमें एक ऑप्शन था सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, वो डीपीएसपी में नहीं आता है। तो 10वीं अनुसूची और 9वीं अनुसूची दोनों पूछी गई। अनुसूची से 1 से 2 प्रश्न लगातार आ रहे हैं। अनुसूचियां 12 की 12 आपको मैंने याद करवाई हैं, नहीं याद तो बताइएगा, सर्च कीजिएगा, मैंने आपको याद करवा देंगे, ठीक है ना। कि 10वीं अनुसूची किस संशोधन के तहत जोड़ी गई, है ना। इसके बाद फाइजर जो वैक्सीन है उसका संबंध किससे है, शिकागो धर्म सम्मेलन में कौन भाग लिया था जो 1893 में हुआ था, या स्वामी विवेकानंद ने किस धर्म सम्मेलन में भाग लिया था, ऐसे क्वेश्चन था। प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों में काटने वाली नदी कौन सी है, या 2 बराबर भागों में बांटने वाली नदी कौन सी है। रेपो रेट वर्तमान में कितनी है ना। और इसके पहले सीआरआर पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में। 51वें मुख्य न्यायाधीश पूछे गए हैं। उत्तरायण पर्व कहां पर मनाया जाता है। इसके बाद अशोक के समय मौर्य वंश की राजधानी क्या थी। तापमान की एसआई यूनिट पूछी गई थी। नवीन सूची है ना किस संशोधन के तहत जोड़ा गया, नवीन सूची जो है वो किस संशोधन के तहत जोड़ा गया। पेरिस ओलंपिक भारत के लिए, है ना, पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए 2 पदक किसने जीते थे। ब्रॉड गेज की लंबाई, है ना, 2 रेलवे की पटरियों की जो बीच की दूरी है ना, उससे क्वेश्चन पूछा गया था।
ठीक है ना। फिर इसके बाद देवी निशुंभ सुदनी मंदिर निर्माता। इसके बाद 1857 की क्रांति हर बार पेपर में आ रही है। एक क्वेश्चन पिछले पेपर में लखनऊ पूछा गया था, इस बार कानपुर पूछा गया है। विटामिन सी का फर्स्ट शिफ्ट में भी था, विटामिन सी का रासायनिक नाम सेकंड शिफ्ट में भी है। तो अगर हम लोग यहाँ पे फटाफट से देखें तो आप देखेंगे, है ना, आप यहां पर देखेंगे कि ब्रॉड गेज की लंबाई, आपको पता है कि रेलवे की पटरियों की बीच की दूरी, रेलवे की पटरियों की बीच की दूरी को गेज कहते हैं। दो रेलवे की पटरियों की बीच की दूरी को गेज कहते हैं। ब्रॉड गेज होता है ना, मीटर गेज होता है, नैरो गेज होता है, लाइट गेज होता है। तो उसमें पूछा गया ब्रॉड गेज कितना है, तो 1.676 लगा सकते हैं, है ना। इसी में पूछा जाता है नैरो गेज की लंबाई कितनी है, नैरो गेज की तो 0.762 मीटर के आसपास लगा सकते थे, है ना। ये 1.676 मीटर लगा देंगे। और बाकी मीटर गेज कितना है, तो 1 मीटर हो जाएगा, है ना। और लाइट गेज पूछा जाता कि लाइट गेज बताइए, लाइट गेज की बीच की दूरी कितनी होती है, तो 0.610 मीटर लगा देते। तो पटरियों की बीच की दूरी, आप पेज बैच में जाएंगे और परिवहन वाले चैप्टर में जो रेलवे का दूसरा क्लास मैंने लिया है उसमें मैंने आपको गेज वाला पार्ट पढ़ाया है। फिर विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछा गया था, तो आप कहेंगे सर एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल कह देंगे, है ना। ADE ये क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन है। ये क्या है भैया, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। और बी और सी क्या है भाई मेरे, ये जल में घुलनशील विटामिन है। ये क्या है दोस्तों, ये हमारे जल में घुलनशील विटामिन है। फिर इसके बाद 1857 की क्रांति की ओर से कानपुर में की तरफ से कौन भाग लेता है, तो नाना साहब इसका आंसर था। क्या आंसर था इसका, नाना साहब इसका आंसर था। देव निशुंभ सुदनी मंदिर निर्माता कौन है, विजयालय, चोल वंश का राजा कौन भैया, विजयालय, चोल वंश का संस्थापक विजयालय, ठीक है ना। फिर इसके पेरिस ओलंपिक भारत में इसका जो आंसर था वो मनु भाकर था बच्चों, इसका जो आंसर लगाना था वो मनु भाकर लगाना था। तो पेरिस ओलंपिक से इस बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो अगली शिफ्ट में भी पूछा जाएगा। अनुच्छेद 45 से क्वेश्चन पूछा गया। एक काम करते हैं, हम यहाँ पर आंसर लिखना शुरू करते हैं, है ना। जैसे आंसर नंबर 1, अनुच्छेद जो 45 है बच्चों, जो अनुच्छेद 45 है वो किससे संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित भैया, शिक्षा से संबंधित है। आपको वही पता है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, है ना, निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए। और इसे किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो आप कहेंगे 86वें संविधान संशोधन 2002, 86वें संविधान संशोधन 2002। और आपसे पूछा जाए शिक्षा का अधिकार कौन सा मौलिक अधिकार है, तो शिक्षा का मूल अधिकार है ना, जो शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बना दिया गया है वो अनुच्छेद 21 के ए में आ जाएगा। वो किस में आ जाएगा बच्चों, अनुच्छेद 21 के ए में आ जाएगा। और यहीं पर RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट पूछ लिया जाए अगले पेपर में कि राइट टू एजुकेशन एक्ट, है ना, ये कब आया था, तो ये 2009 में आया था। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आया था, तो 2009 में आया था। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर इसके बाद 11वां मौलिक कर्तव्य भी इसी से संबंधित है, जो 86वां संविधान संशोधन हुआ है ना 2002 में, इसी के तहत 11वां मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया था। फिर इसके बाद, है ना, DPSP से क्वेश्चन लगातार पूछ रहा है। दूसरा क्वेश्चन भी था कि DPSP से कौन संबंधित नहीं है, कि सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार अधिनियम, ये कब आया था भैया, तो आप कहेंगे 2005 में आया था सूचना का अधिकार अधिनियम। फिर DPSP कहां से लिया गया है, तो DPSP आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। DPSP कहां से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। फिर इसके बाद DPSP से और भी क्वेश्चन भाग नंबर 4 से संबंधित है, भाग नंबर 4 से संबंधित है। दूसरा हो गया। फिर तीसरा क्या है ना, तीसरा 10वीं अनुसूची और 12वां 9वीं अनुसूची। तो इसके आंसर देख लेते हैं फटाफट से। आपको पता होना चाहिए 9, 10, 11, 12 अनुसूची से संबंधित संशोधन की बात की जाए, अनुसूची संबंधी संशोधन की बात की जाए, तो आप कहेंगे सर मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी बच्चों, तो मूल संविधान में सिर्फ 8 अनुसूचियां थी दोस्तों, ठीक है ना। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी भाई मेरे,
तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। कितनी थी? 8, है ना। 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। 1, 52, 73, 74। भैया क्या? 1, 52, 73 और 74। यानी पहला संशोधन, पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। 1951 में, है ना। 52वां संविधान संशोधन 1985 में, 73वां संविधान संशोधन 1992 में और 74वां संविधान संशोधन 1992 में, है ना। तो याद रखिएगा 1, 52, 73, 74 नवीन सूची हो, चाहे 10वीं हो, चाहे 11वीं हो, चाहे 12वीं हो। इसके बाद आपको पता है नवीन सूची में भूमि संबंधी बात दी गई है। भूमि संबंधी जो नियम है, जमींदारी उन्मूलन और वगैरह वगैरह, है ना। दल बदल विरोधी कानून किसमें है? एंटी डिफेक्शन लॉ, दाह से 10, दाह से दल बदल कानून, है ना। 11वां क्या हो जाएगा? पंचायती राज व्यवस्था है ना। और इसमें क्या है? नगर पालिका है। शहर में, गांव में होती है क्या? पंचायत, और शहर में होती है नगर पालिका। तो ये पूछा गया था। फिर इसके बाद क्या था? फाइजर। ये जो फाइजर था ये तो आपको पता ही है ना। चाहे स्पुतनिक की बात करें, चाहे बच्चों स्पुतनिक की बात करें, चाहे फाइजर की बात करें, तो ये सारी वैक्सीन किससे संबंधित थी? कोविड-19 से संबंधित थी। किससे संबंधित थी बच्चों? कोविड-19 से संबंधित थी। इसका शिकागो धर्म सम्मेलन, तो जो धर्म सम्मेलन हुआ था मेरे भाई, जो धर्म सम्मेलन हुआ था वो 2 हुए थे। याद रखिएगा, जो धर्म सम्मेलन थे वो 2 हुए थे। एक आपका हुआ था शिकागो में, एक आपका हुआ था शिकागो में, और दूसरा हुआ था आपका पेरिस में। और दोनों में ही स्वामी विवेकानंद जी ने भारत की ओर से भाग लिया था। और दोनों में ही स्वामी विवेकानंद जी ने भारत की ओर से भाग लिया था, स्वामी विवेकानंद जी ने। तो धर्म सम्मेलन से संबंधित क्वेश्चन हो गया। फिर इसके बाद प्रायद्वीपीय पठार को, है ना, प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों में बांटने वाली नदी कौन सी है? तो आप कहेंगे नर्मदा। और ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से कौन सी नदियां, है ना, डेल्टा ना बनाकर, है ना, एस्चुरी का निर्माण करती हैं? निम्न में से कौन सी नदियां डेल्टा का निर्माण ना कर कर एस्चुरी का निर्माण करती हैं? तो आपका उत्तर आ जाएगा नर्मदा और ताप्ती, या ताप्ती। ठीक है ना। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन कि रेपो रेट वर्तमान में कितनी है? तो रेपो रेट होती क्या है समझ लो पहले भैया सा। रेपो रेट, है ना, रेपो रेट, ये रेपो रेट होता क्या है कि जब जब आरबीआई के द्वारा, जब आरबीआई द्वारा पैसा उधार दिया जाता है, पैसा उधार दिया जाता है किसको? कॉमर्शियल बैंकों को, यानी वाणिज्यिक बैंकों को। जब कॉमर्शियल बैंकों को पैसा उधार दिया जाता है तो जिस दर पर उधार दिया जाता है, जिस दर पर उधार दिया जाता है, उधार दिया जाता है, उस दर को हम लोग क्या कहते हैं? रेपो दर कहते हैं। ये वर्तमान में 6.25% है ना। ये वर्तमान में कितनी है? 6.25% है। और रेपो का फुल फॉर्म होता है रीपर्चेस ऑप्शन रेट। रीपर्चेस ऑप्शन रेट, याद रखिएगा रेपो का फुल फॉर्म क्या होता है? रीपर्चेस ऑप्शन रेट होता है। ये बात आपको समझ में आ गई मेरे भाई। फिर इसके बाद रेपो रेट का पूछा गया है ना, सीआरआर, एसएलआर, एक बार पढ़ लीजिएगा फटाफट से, बहुत आसान सा होता है। फिर इसके बाद है ना 51वें मुख्य न्यायाधीश पूछे गए, संजीव खन्ना बनाए गए हैं ना। 51वें मुख्य न्यायाधीश, 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना। ठीक है, कौन बनाया गया मेरे भाई? संजीव खन्ना को बनाया गया है। फिर इसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा गया था, है ना, और इसी में पूछा जाता भैया बताइए पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश, पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश। तो आप कहेंगे क्या? बताइए पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? और कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था 1774 में, जो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया था, है ना, उसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? उसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सीजेआई कौन थे? और इसके बाद जो 1937 में संघीय न्यायालय बनाया गया था, 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में जो संघीय न्यायालय बनाया गया था, उसमें, है ना, उसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इनके बताइए भैया। अरे यार बता नहीं पा रहे हो, जल्दी से बताओ। पहले इसके कौन थे? कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट में था एलिजा इम्पे। कौन थे?
एलिजा इम्पे, और यहां पर कौन थे, सर मॉरिस गोयर। कौन थे भैया, सर मॉरिस गोयर। तो ये चलिए हमने आपको दे दिया CW। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, है ना। इससे आसान क्वेश्चन क्या मिलेगा तुमको, है, इससे आसान क्वेश्चन कभी नहीं मिलेंगे आपको, है ना। इसके पहले पूछा गया था सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी, 33+1 लगा देना था, है ना। चलिए आगे बताइए फटाक से। तापमान, हाँ, उत्तरायण पर्व कहां मनाते हैं, तो ये उत्तरायण पर्व आपका गुजरात में मनाया जाता है। उत्तरायण पर्व कहां मनाया जाता है बच्चों, तो उत्तरायण पर्व आपका गुजरात में मनाया जाता है दोस्तों। कहां मनाया जाता है, एक सेकेंड, उत्तरायण पर्व आपका कहां मनाया जाता है, गुजरात में मनाया जाता है, गुजरात में। मौर्य वंश की राजधानी क्या थी, तो कहेंगे पाटलिपुत्र थी। मौर्य वंश की राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र थी। तापमान की SI यूनिट क्या थी, केल्विन है ना। और संशोधन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, संशोधन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है ना। इसकी एक लंबी सी क्लास लेकर आया जाएगा, तब मजा आएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई, तो ये वाले क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। PN भगवती को हम लोग जनहित याचिका का जनक मानते हैं, PIL का, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। बात समझ में आ रही है। तो कैसा रहा आपका पेपर जरूर बताइए, कैसा गया आपका पेपर, कितने बेस्ट अटेम्प्ट थे, है ना। और किसका पेपर कल है परसों है जरूर बताएं। और कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, आपकी क्लास हम फ्री कर देंगे या फिर क्लास आपको दे देंगे यूट्यूब पर ही, ताकि आप अपना वो टॉपिक कंप्लीट कर लीजिए जो टॉपिक आपको कठिन लग रहा है। CISI अगर कठिन लग रहा है तो बताइए, है ना। तो वो क्लास लाइव चला देते हैं रात में 9 बजे 10 बजे जो भी है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। NTPC और ग्रुप डी के पेड बैच के लिंक हमने इसमें दे दिए हैं कमेंट बॉक्स में। NTPC का कोई कोर्स ज्वाइन करना हमारा समर्पण बैच या फिर ग्रुप डी हम सफर बैच 100% श्योर सिलेक्शन के लिए तुरंत अभी ज्वाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।